कंप्यूटर में विंडो कैसे इंस्टॉल करें। अरे यार, कंप्यूटर का पासवर्ड भूल गया हो, इसे रीसेट कैसे करें। दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, उनके बीच में डेटा को शेयर करना है, कैसे। वाईफाई का पासवर्ड पता करना है कंप्यूटर से, कैसे। ऐसे ही कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, क्यों। तो सेम यही प्रॉब्लम जब आप एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम खरीदते हो तो आपको देखने को मिलती है, या फिर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो लाइफ में आपको कभी ना कभी यही कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। तो ऐसे में उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे ऐसे 10-11 आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, जो नॉर्मली यहाँ पर आपको आम प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलती है अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हो तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये मनोज सारू का कोर्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स, या फिर आप कह सकते हो ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स है बिगिनर्स के लिए, जहां पर आपको कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन सभी का सोल्यूशन, उन्हें फिक्स कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, बट ट्रस्ट मी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये आपकी हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा। तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, सबसे पहला आता है कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करें। आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर, या फिर आप अभी यूज़ कर रहे हो या फिर आपको यूज़ करे हुए 1-2 साल हो गए, तो आपने कभी ना कभी विंडोज़ प्रॉब्लम का सामना ज़रूर किया होगा। आपका विंडो करप्ट हो गया होगा या फिर आपका सिस्टम हैंग करता है, तो यहाँ पर आपको कई बार नया विंडो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसे में विंडो कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये आपको आना चाहिए। विंडोज इंस्टॉल करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। यहाँ पर आप सीडी से भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको पास विंडो की सीडी है, लेकिन अगर आपके पास विंडो की सीडी नहीं है तो यहाँ पर आप पेन ड्राइव से भी, जी हाँ, एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना के भी यहाँ पर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाता है ये आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पेन ड्राइव को आप बूटेबल कैसे बना सकते हो और बूटेबल बनाने के बाद विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में कमांड मोड को ओपन करना है। तो उसके लिए आप विंडो प्लस आर का बटन दबा के CMD टाइप कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं विंडो का बटन दबा के CMD। तो यहाँ पर आपको कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, लेकिन उससे पहले आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में पेन ड्राइव कनेक्ट होना चाहिए, जिसे भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट और एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर पावर के लिए, तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क पार्ट दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है लिस्ट डिस्क और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 डिस्क दिखाई देगा। एक आपको हार्ड डिस्क का साइज दिखाई देगा, जो कि आपका हार्ड डिस्क साइज है। यहाँ पे देख सकते हैं जो 465 GB है वो हार्ड डिस्क का साइज है, और जो दूसरा है वो पेन ड्राइव का साइज है जिसका नाम है डिस्क 2, जिसका साइज है 15 GB। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस डिस्क को सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्क 2 है। तो यहाँ पर हमें लिखना है सिलेक्ट डिस्क, और उसका डिस्क 2 है तो हमें यहाँ पे डिस्क 2 टाइप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क 2 इज नाउ सिलेक्टेड। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे फॉर्मेट माना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लीन टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेन ड्राइव है वो क्लीन हो चुका है, यानी फॉर्मेट लग चुका है। अब इसके बाद हमें पार्टीशन बनाना होता है पेन ड्राइव का, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ध्यान रहे यहाँ पर आपको स्पेलिंग एकदम सही टाइप करना है, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन द क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। उसके बाद आपको इस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिलेक्ट पार्टीशन 1। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा पार्टीशन 1 इज नाउ सिलेक्टेड। अब इसके बाद आपको इसे एक्टिव करना है, तो आपको ACTIVE एक्टिव लिख के एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। अब आपको इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारना है बूटेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS। यहाँ पर NTFS इसलिए टाइप करना है क्योंकि जो मोस्टली विंडो इंस्टॉल होते हैं वो NTFS के थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको NTFS टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको क्विक लिखना है, जिससे कि जल्दी से ये पेन ड्राइव बूटेबल बन जाए। तो उसके बाद आपको जैसे ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो रहा है। जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाए तो आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम ले सकता है, 1-2 मिनट या फिर 4-5 मिनट का। तो जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। उसके बाद आप इन सबको कैंसिल कर देना है या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पेन ड्राइव के अंदर विंडो को कॉपी कर देना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा पेन ड्राइव था, ये रहा यूएसबी ड्राइव, इसको ओपन करना है। उसके बाद जो भी आपके पास विंडो का सेटअप है, जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास विंडो का एक सेटअप पड़ा हुआ है, विंडो 8 का, इन सभी सोर्स फाइल को यानी सेटअप को कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर पेन ड्राइव के अंदर आके इसे पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट होने के लिए टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपका पेन ड्राइव का जो स्पीड है वो कितना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 10 मिनट का समय ले सकता है पेन ड्राइव का जो पूरा सेटअप कॉपी होने में। तो जैसे ये सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाए आपके पेन ड्राइव पे, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको माई कंप्यूटर पे जाना है और अपने पेन ड्राइव को रिमूव करना है कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम से। उसके बाद आपको दोबारा इसे लगाना है यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो का साइन नजर आएगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने बायस सेटअप पे जाना है और यहाँ पर आपको बूट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम के बायस मोड में किस तरह जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना है या फिर रीस्टार्ट करना है। तो जैसे रीस्टार्ट हो जाए तो आपको F2 प्रेस करते रहना है, यानी जैसे आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम पे कुछ स्क्रीन ऑन हो जाए तो आपको F2 प्रेस करते रहना है। तो जैसे आप F2 प्रेस करते रहेंगे तो आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में एक ब्लू तरह का स्क्रीन दिखाई देगा, जिसे हम बायस सेटअप कहते हैं। तो बायस सेटअप पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बूट को। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप CD से विंडो डालना चाहते हैं तो आप CD ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप रिमूवल डिस्क यानी पेन ड्राइव से विंडो डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एग्जिट पे क्लिक करके आपको बायस सेटअप से एग्जिट हो जाना है। तो इसके बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपसे ये कहेगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। तो आपको अपने कीबोर्ड पे कोई सा भी बटन दबाना है जो भी आपको दिख जाए। जैसे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर विंडो का सेटअप ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम पे कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आपको विंडो का सेटअप दिखाई देगा। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज सेटअप दिखाया जाएगा। तो आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई जाएंगे, एक दिखाया जाएगा अपग्रेड का और दूसरा दिखाया जाएगा कस्टम का। तो आपको दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो अपग्रेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपग्रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क का पार्टीशन दिखाई देगा। अगर आपने नया हार्ड डिस्क लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पार्टीशन दिखाई देगा, इतने सारे पार्टीशन नहीं दिखाई देंगे। तो आपको बस उस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अगर आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम के हार्ड डिस्क में ऑल पहले से पार्टीशन बना हुआ है तो आपको किसी भी एक पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ड्राइव पार्टीशन 1 को फॉर्मेट ना मारे या फिर इसमें किसी भी तरह का विंडो इंस्टॉल ना करें जिसमें लिखा होगा सिस्टम रिजर्व। तो आपको इसके बाद किसी में भी आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप विंडो इंस्टॉल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्राइव पार्टीशन 3 में विंडो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें इस पार्टीशन को फॉर्मेट मारना है। तो आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे फॉर्मेट मार लेना है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका विंडो इंस्टॉल होने लगेगा। तो ये कुछ टाइम लेगा 5 से 10 मिनट। तो इस विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान आपका कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम 2-3 बार रीस्टार्ट हो सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, सेटिंग करना है अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में जो भी आपने विंडो इंस्टॉल करा है। तो यहाँ पर आपको यूज एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये बोलेगा कि अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड कीजिए। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है पहले से तो आप यहाँ पे उसका आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे ये बोलेगा कि अपना नाम एंटर कीजिए, लास्ट नेम एंटर कीजिए, या फिर अगर आप बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साइन इन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है साइन इन विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे ये पूछेगा सेटअप दिस अप एज ए न्यू पीसी इंस्टेड। तो आपको इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ड्राइवर प्रॉब्लम। जी हाँ, कई बार यहाँ पर कंप्यूटर में या फिर आपके लैपटॉप सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर उड़ जाता है या फिर ड्राइवर की कमी होती है यहाँ पर। तो इसकी वजह से कई बार आपका जो वाईफाई है, आपका जो ब्लूटूथ है, या फिर कह लो आपका जो ऑडियो साउंड है या फिर जो वीडियो ग्राफिक्स है वो अच्छे से नहीं आते। तो यहाँ पर आपके सिस्टम से कई बार जो ड्राइवर है वो उड़ जाते हैं और ऐसे में कई बार आपको अपडेट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पर आप सिस्टम में कौन सा ड्राइवर मिसिंग है, कौन से ड्राइवर को हमें अपडेट करने की ज़रूरत है, कौन सा ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना चाहिए। वेल, अगर
अगर ये आप मैनुअली पता करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली ड्राइवर की वजह से, ड्राइवर मिसिंग की वजह से आपके सिस्टम में आती है। तो यहाँ पर उसे इसको फिक्स कैसे करें, उसे ठीक कैसे करें, वेल ये आपको आना चाहिए और इसे फिक्स करना बहुत ही आसान है। वेल इसके लिए आपको इंटरनेट में वैसे तो कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनली जो मुझे पसंद है 2 सॉफ्टवेयर है, फ्री भी है। सबसे पहला है यहाँ पर ड्राइवर पैक सोल्यूशन और दूसरा है यहाँ पर स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर। वेल ये दोनों सॉफ्टवेयर फ्री है। इन दोनों की मदद से आपके सिस्टम में कोई सा भी यहाँ पर ड्राइवर मिसिंग है उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, या फिर किसी भी ड्राइवर को यहाँ पर अपडेट की ज़रूरत है वो भी यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है और उसे अपडेट कर देता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है और इसकी मदद से यहाँ पर आपके सिस्टम में कोई भी ड्राइवर मिस है या फिर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा, आपका ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा ड्राइवर मिसिंग की वजह से, तो उन्हें भैया ये ईजिली फिक्स कर देता है। अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ड्राइवर पैक सोल्यूशन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको google.com पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ड्राइवर पैक सोल्यूशन। जैसे आप सर्च करते हैं उसका जो आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड ड्राइवर पैक ऑनलाइन, तो आपको इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा चेकिंग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये अब आपके कंप्यूटर में जितने भी मिसिंग ड्राइवर है उसे आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। तो जैसे एनालाइज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 16 ड्राइवर विल बी इंस्टॉल, यानी आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जितने भी ड्राइवर जिनकी जरूरत है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। और जैसे आप ऑटोमेटिकली सेटअप कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में सारे ड्राइवर को इंस्टॉल करने लग जाएगा। देखिए ये एक एक करके इंस्टॉल करने लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये आपके कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रही है, यानी आपको एक एक करके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर आपको एक ही क्लिक में आपके सारे कंप्यूटर में जितने भी ड्राइवर मिसिंग है उसे एक ही बार इंस्टॉल कर देगा। लेकिन डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड पे। आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ये फाइल उतनी जल्दी डाउनलोड होगा और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर की प्री स्टार्टिंग। वेल आपने नोटिस किया होगा कई बार आप अपने सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, तो आपका जो सिस्टम है कई बार बीच बीच में अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है। मतलब आपने रीस्टार्ट नहीं करा होता, वो सिस्टम में काम करते करते ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? वेल ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सोल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर में जो ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही है ऑटोमेटिकली, ये क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है। वेल ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका जो सोल्यूशन है वो निकाल पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर के सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको सिस्टम पे जाना है, यहाँ पर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्टअप एंड रिकवरी का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट बॉक्स को अनचेक कर देना है और ओके कर देना है। तो ये करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा। जी हाँ, वो कैसे? वेल सेम अगर यही प्रॉब्लम आपके सिस्टम में दोबारा आती है और आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, तो यहाँ पर रीस्टार्ट पहले होता था लेकिन आपने यहाँ पर अनचेक कर दिया, तो यहाँ पर वो रीस्टार्ट नहीं होगा। बजाय उसके कि यहाँ पर ये आपको एरर मैसेज शो करके दिखा देगा कि किस वजह से आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो रहा है या फिर रीस्टार्ट मांग रहा है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हो सकता है, हार्डवेयर रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो भी मैसेज शो करके दिखा देगा तो एरर आपको पता चल जाएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम में बता देगा कि हार्ड डिस्क में कोई इशू आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आप अपने हार्ड डिस्क को एक बार रिमूव कर लीजिए और इंसर्ट कर लीजिए। या फिर आपका हार्ड डिस्क कई बार हिल जाने की वजह से, मूव हो जाने की वजह से या फिर डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में कि आपको क्या करना है कि आपको हार्ड डिस्क को सिंपल सा निकाल लेना और वापस से इसे कनेक्ट कर देना है। तो हो सकता है कि इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाए। कई बार रैम की वजह से भी हो जाता है और कई बार सिस्टम में वायरस आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको बार बार देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल के भी यहाँ पर वायरस को रिमूव करके भी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैसेज एरर शो करेगा अकॉर्डिंगली उसके ही आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा।
नेक्स्ट टॉपिक आता है कि विंडोज़ के पासवर्ड को रीसेट कैसे करें, क्रैक कैसे करें। कई बार हम अपने सिस्टम का जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो लॉक हो जाता है। अब ऐसे में हम अपने सिस्टम को फॉर्मेट तो नहीं मार सकते, एक नया विंडोज़ तो नहीं डाल सकते, क्योंकि जो सारा डेटा है वो डिलीट हो जाएगा जो भी डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। तो ऐसे में पासवर्ड को रीसेट कैसे करें, जो पासवर्ड लगाया हुआ है उसे रिमूव कैसे करें, एक नया पासवर्ड कैसे सेट करें। मतलब आपका सिस्टम कंप्लीटली लॉक हो चुका है तो उसे अनलॉक कैसे करें, वेल ये आपको आना चाहिए। थोड़ा हार्ड टॉपिक ज़रूर है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेल इसके लिए यहाँ पर इंटरनेट में आपको कई सारे यहाँ पर विंडोज सिस्टम रिकवरी जो पासवर्ड होते हैं उनके सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कि पेड होते हैं। अब यहाँ पे यार पैसे कौन देना चाहता है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी है मेरी नज़र में जो पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि OPH क्रैक हो गया, एंटी ऑफलाइन पासवर्ड हो गया, इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉन बूट सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये कुछ फ्री सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से यहाँ पर आप पेन ड्राइव में इन्हें बूटेबल करके यहाँ पर रीसेट करना है आपको, वहाँ पर डाल के सिंपली पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आसान है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना नहीं चाहते, यहाँ पर आप मैनुअली यहाँ पर विंडोज़ की मदद से, यहाँ पर विंडोज सॉफ्टवेयर की मदद से जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसी की मदद से यहाँ पर पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं, तो भैया इसका भी टिप्स है। ये भी करना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेना है। जो भी विंडोज़ आपके सिस्टम में डला हुआ है सिर्फ उसी विंडोज़ का यहाँ पर आपको पेन ड्राइव में बूटेबल बना लेना है। उसके बाद सिंपली से कनेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक पेन ड्राइव है जो कि बूटेबल है, यानी इसमें विंडो डला हुआ है। तो सिंपली मैं इसे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पे इसे सिंपली कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैंने ये सिंपली रीस्टार्ट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तो आपको एकदम से F12 प्रेस करना है बूट मोड में जाने के लिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा USB HDD। तो जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको सिंपली प्रेस एंटर करना है और उसके बाद ये विंडो को लोड करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो जैसे विंडो लोड हो जाए उसके बाद आपको सिंपली यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिपेयर योर कंप्यूटर। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा ट्रबल शूट। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक एडवांस ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे CMD ओपन हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कमांड फॉलो करने हैं। ध्यान रहे कमांड आपको ध्यान से फॉलो करने हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है C कॉलम और यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है CD और स्पेस छोड़ के विंडोज लिखना है और उसके बाद एंटर मारना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है CD सिस्टम। ध्यान है आपको यहाँ पे स्पेलिंग ढंग से लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं CD सिस्टम 32 और ये सिंपल एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कॉपी COPY कॉपी util man .exe। उसके बाद आपको स्पेस छोड़ना है और यहाँ पर दोबारा लिखना है util man। आप चाहे तो यहाँ पे 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। ध्यान दें आपको यहाँ पर 1 लिखना है, या फिर आप चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं। और आपको सिंपली .exe लिखना है और उसके बाद आपको एंटर मार देना है। तो जैसे आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो हो जाएगा जिसमें लिखा होगा 1 फाइल कॉपीड। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है COPY कॉपी और उसके बाद आपको स्पेस छोड़ के लिखना है CMD.exe स्पेस छोड़ के CMD1.exe और उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर ये आपको बता रहा है फाइल सिस्टम कैन नॉट बी फाइल। मैंने पहले ही रीसेट कर चुका हूँ पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको ये एरर बता रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आपको यही कोड फॉलो करना है जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने पहले ही पासवर्ड रीसेट करा था तो इस वजह से ये CMD कमांड पहले बन चुका है। तो यहाँ पर आपको ये ऊपर वाला कोड लिखना है। तो यहाँ पर मैं नीचे दूसरा कोड लिख रहा हूँ इसी के लिए क्योंकि पहले से ये फाइल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ कॉपी CMD1.exe और उसका स्पेस छोड़ के CMD और इसका यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं 2 दे देता हूँ और उसका .exe दे देता हूँ और उसका मैं एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 फाइल कॉपीड। ध्यान रहे ये मैंने इसलिए टाइप करा क्योंकि पहले से ही मैंने CMD फाइल क्रिएट कर लिया था, यानी पहले मैंने पासवर्ड रीसेट करा था तो इस वजह से CMD1 क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला कोड फॉलो करना है, ये वाला कोड फॉलो नहीं करना है।
तो इस सब के बाद अब आपको क्या करना है, डिलीट DELY डेल लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है util man। तो यहाँ पर मेरा util man 1 है, ध्यान है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे util man है तो यहाँ पर util man लिखना है आपको .exe लिखना है और उसके बाद सिंपली एंटर मार देना है। तो जैसे आप एंटर मारेंगे तो उसका नीचे आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रीनेम करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है रीनेम स्पेस छोड़ के अब आपको यहाँ पे लिखना है CMD। उसके बाद जो भी आपका CMD फाइल का नाम है, आपके CMD फाइल का नाम होगा नॉर्मल होगा cmd.exe, लेकिन यहाँ पर मेरा होगा cmd1.exe। तो यहाँ पर आपको cmd.exe लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा .exe क्योंकि मेरा पहले ही फाइल बन चुका है। उसके बाद स्पेस छोड़ के यहाँ पर आपको लिखना है util man man.exe और उसके बाद आपको सिंपली एंटर मार देना है। तो जैसे ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली एग्जिट लिख देना है और इसे क्लोज कर देना है। तो ये सब कमांड आपको ध्यान रहे पूरा प्रॉपर फॉलो करना है। ये सब कमांड फॉलो करने के बाद आपको लास्ट में लिखना है एग्जिट। ध्यान रहे जो जो बात मैंने कही है वो आपको प्रॉपर फॉलो करना है। तो सिंपली मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। तो एग्जिट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को टर्न ऑफ कर देना है और उसके बाद रीस्टार्ट करना है। तो जैसे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन के समय में यहाँ पर एक ऐसा साइन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस साइन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस साइन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो इसके बाद आपको बस यहाँ पर एक कमांड टाइप करना है जिसका नाम है कंट्रोल CONTROL कंट्रोल स्पेस यूजर USERPASSWORDS और यहाँ पर 2 टाइप करना है और उसका सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर अकाउंट शो हो जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा आपका अकाउंट। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप चाहे तो यहाँ से पासवर्ड रिमूव भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड रीसेट करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे रीसेट पासवर्ड पे तो यहाँ पर आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट शो हो जाएगा जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि आप अपना नया पासवर्ड सेट कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड डालना है वो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट में आपको नया पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपने जो ऊपर पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड सेम नीचे भी डालना है और आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है यानी रीसेट हो चुका है। इसके बाद आपको इन सबको क्लोज कर देना है और उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर पासवर्ड है, जो आपने नया पासवर्ड डाला है वो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। तो आसानी से आपका कंप्यूटर लॉग इन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने एंटर प्रेस करा पासवर्ड डाल के तो पासवर्ड लॉग इन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिस्टम हैंग। वेल ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है एंड आई एम प्रीटी श्योर ये प्रॉब्लम आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा। आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव ने भी ये प्रॉब्लम आपसे ज़रूर पूछा होगा कि यार सिस्टम हैंग होता है, इसे कैसे ठीक करें, इसका क्या सोल्यूशन है। वेल सिस्टम हैंग होने के पीछे कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। एक टाइम बाद जो आपका सिस्टम है वो धीरे धीरे काम करना थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो आपका सिस्टम हैंग करने लग जाता है। तो यहाँ पर कई बार हो सकता है कि आपका सिस्टम में जो स्टोरेज है वो फुल हो जाने की वजह से भी आपका सिस्टम हैंग होने लगता है। तो यहाँ पर स्टोरेज को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रखने की कोशिश करें। स्पेशली यहाँ पर जो सी ड्राइव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देने की कोशिश करें। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो रैम है कम रैम होने की वजह से आप अपने सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो। तो यहाँ पर जितने भी फालतू के एप्लीकेशन है सबसे पहले तो उन एप्लीकेशन को डिलीट कर दो। जी हाँ, जिन्हें आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते सॉफ्टवेयर, इतने हैवी सॉफ्टवेयर, उन्हें डिलीट कर दो। उसी की वजह से जो सिस्टम पे कई बार लोड पड़ जाता है। आपने 4 GB का रैम डलवा रखा अपने सिस्टम में और भैया लोड उसको इतना मिल रहा है तो ऐसे में डेफिनेटली यार सिस्टम तो हैंग करेगा ही। इसके अलावा कई बार यहाँ पर टेम्प जो फाइल होती है वो भी सिस्टम में आप डिलीट नहीं करते तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बार बार हैंग करने लगता है। तो यहाँ पर आप अपने सिस्टम से टेम्प फाइल जो होती है उन्हें डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने सिस्टम में डिस्क क्लीनअप को भी रन कर सकते हैं। इसकी मदद से भी यहाँ पर आपकी सिस्टम में बहुत सारा जो स्पेस है खाली हो जाता है। फालतू के जो भी टेम्प फाइल होते हैं उन सभी को जहाँ पे भी पड़े हुए हैं उन सभी को ये बेसिकली डिलीट कर देता है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स अपना के यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ पर जो हैंग प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर एक समय बाद कॉमन प्रॉब्लम है, आपका जो सिस्टम है वो धीरे धीरे हैंग करने लगता है क्योंकि समय बाद यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़े से अपग्रेड होते रहते हैं, उनमें नए नए चेंजेस आते रहते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर का जो फाइल है साइज है वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। तो इसकी वजह से भी कई बार जो सिस्टम है वो हैंग करने लग जाता है। तो अगर एक टाइम बाद अगर आप 2-3 साल बाद सेम चाह रहे हो कि जो आपको स्टार्टिंग में स्पीड मिलती थी तो वो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक आता है वाईफाई का
पासवर्ड कैसे पता करें कंप्यूटर सिस्टम से? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कई बार आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव के घर जाते हो या फिर कहीं पे ऑफिस पे जाते हो तो आप बोलते हो कि यार वाईफाई कनेक्ट कर दे मेरे सिस्टम से, तो यहाँ पर आपको वो वाईफाई कनेक्ट करके तो दे देता है लेकिन पासवर्ड नहीं बताता है। तो ऐसे में वो पासवर्ड आप कैसे पता कर सकते हो? पासवर्ड पता करने के 2 तरीके हैं। आप नॉर्मली यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके भी पासवर्ड पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चुटकियों में, मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से यूं चुटकियों में जो भी कनेक्टेड वाईफाई है उसका पासवर्ड इजीली पता कर सकते हो। चलिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। करने के लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड पे प्रेस करना है विंडो और आर, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है CMD और ओके पे क्लिक करके CMD ओपन करना है। फिर आप चाहे तो विंडो का बटन दबा के यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कमांड, और उसके बाद आपको सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके कमांड को ओपन कर लेना है। इसके बाद अगर आपको वाईफाई का पासवर्ड जाना है तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना होगा नेट SH स्पेस WLAN, और उसके बाद आपको स्पेस छोड़ना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है शो प्रोफाइल, और उसके बाद आपको स्पेस छोड़ के यहाँ पर टाइप करना है नेम इक्वल टू, और उसके बाद आपके वाईफाई का जो भी नाम है। तो अगर आपको वाईफाई का नाम जानना है जो भी आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल ये आपके वाईफाई का नाम होगा। यहाँ पर मेरे वाईफाई का नाम ये है, तो यही नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम टाइप करते हैं वाईफाई, जो मेरे वाईफाई का नाम है, और उसके बाद मैंने स्पेस छोड़ दिया। स्पेस छोड़ने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है की इक्वल टू क्लियर, और उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर की साइड आना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके ऊपर की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी सेटिंग्स का। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा की कंटेंट, तो इसके सामने जो कुछ भी लिखा होगा वही आपके कंप्यूटर में जो भी कनेक्टेड वाईफाई है उसका पासवर्ड होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिलीटेड फाइल को, फोटोज को, वीडियोज को रिकवर कैसे करें। कई बार आपके सिस्टम से, आपके कंप्यूटर से जो भी इंपॉर्टेंट फाइल होते हैं, फोल्डर होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे गलती से डिलीट हो जाते हैं और उन्हें आप रिकवर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर डिलीटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें रिकवर कैसे करें? इसके लिए आपको इंटरनेट में कई सारे पेड सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। अगर आप पेड सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो तो आप उन्हें खरीदना ज़्यादा, आई थिंक मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि जो पेड सॉफ्टवेयर में आपको फीचर्स मिलते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो यहाँ पर कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी है, जैसे कि रिकूवा सॉफ्टवेयर है, एक है पूर्ण फाइल रिकवरी। ये 2 सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से यहाँ पर आप डिलीटेड फाइल्स को ईजिली रिकवर कर सकते हैं अपने विंडोज कंप्यूटर के अंदर। जी हाँ, तो यहाँ पर सिंपली आप दोनों में से कोई सा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में और अपने जो भी डिलीटेड फाइल है उन्हें ईजिली रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक पेन ड्राइव है, इस पे डेटा मैंने डिलीट करा था, तो मैं इसे सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इनेबल डीप स्कैन पे क्लिक करना है और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपका जो फाइल साइज है वो कितना है। तो मैंने फिलहाल पिक्चर सिलेक्ट करा था पेन ड्राइव से, यानी मेरे पेन ड्राइव में जितने भी पिक्चर्स है वो सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, कम से कम 5 से 10 मिनट का। तो यहाँ पर मैं इस प्रोसेस को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा इसे कैंसिल कर देता हूँ। जो मैंने फोटोज डिलीट करा था वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, तो मैं इसे सिंपली कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने कैंसिल पे क्लिक करा तो जो भी फोटोज मैंने डिलीट करा था, वैसे तो मैंने फोटोज और एक वीडियोज डिलीट करा था, लेकिन मैंने सिर्फ फोटोज को रिकवर करके दिखाया। तो मैं सिंपली इस फोटोज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ रिकवर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं रिकवर पे क्लिक करता हूँ उसके बाद आप इस फोटोज को कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो मैं सिंपली डेस्कटॉप सिलेक्ट करता हूँ और ये ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल है वो रिकवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आता है 2 कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे करें एक दूसरे से और दोनों के बीच में डेटा को शेयर कैसे करें। कई बार यहाँ पर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर एक कंप्यूटर में जो भी डेटा पड़ा है उसे आप एक्सेस करना चाहते हैं दूसरे कंप्यूटर से, तो ऐसे में वो आप कैसे कर सकते हो? ये आपको आना चाहिए और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम 1 के कंट्रोल पैनल पे जाना है। तो जैसे आप कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना। उसके बाद अब आपको यहाँ पर चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑल नेटवर्क्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस फीचर को टर्न ऑन कर देना है और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको
टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ईथरनेट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसका मतलब ये है कि आपका दोनों कंप्यूटर ईथरनेट केबल से कनेक्टेड हो चुका है। तो उसके बाद अब आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो आपको सिंपली उसके लिए इस पर डबल क्लिक करना होगा। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, तो आपको सिंपली इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस डालना है, तो उसके लिए सिंपली आपको यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली लोकल आईपी एड्रेस डालना है 192, उसके बाद 168.1.1। तो यहाँ पर आपको ये आईपी एड्रेस डालना है और उसके बाद आपको नीचे सबनेट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबनेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो सबनेट है वो ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्ट गेटवे डालना होगा, तो उसके लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे डालना है जो कि है 192.168 और उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है 1 और उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है 2। ध्यान रहे यहाँ पर आपको ऊपर आईपी एड्रेस में 11 डालना है और यहाँ पर नीचे आपको 12 डालना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर में सारे कॉलम में 88 फिल करना है, यानी 88 भरना है। तो ये सब सेटिंग्स करने के बाद अब आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली इसे क्लोज कर देना है। तो इसके बाद आपके सिस्टम 1 में जो भी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम 2 के कंट्रोल पैनल पे जाना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर चेंज एडवांस शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल नेटवर्क्स को एक्सपेंड करना है और उसके बाद आपको पब्लिक फोल्डर शेयरिंग फीचर को टर्न ऑन कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग फीचर को टर्न ऑफ कर देना है और उसका सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ईथरनेट पे सिंपली डबल क्लिक करना है और आईपी एड्रेस को एंटर करना है। तो जैसे आप ईथरनेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पे डबल क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपको यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको आईपी एड्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस एंटर करना है 192.168.1 और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 एंटर करना है और उसके बाद सिंपली आपको सबनेट पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सबनेट को ऐड कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्ट गेटवे को एंटर करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर 192.168.1 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सिस्टम 1 में डिफॉल्ट गेटवे ऊपर था और आईपी एड्रेस नीचे की साइड था, यानी यहाँ पर ये जो एड्रेस दिया हुआ है ये एड्रेस सिस्टम 1 में डिफॉल्ट गेटवे में था, जबकि डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस सिस्टम 1 में आईपी एड्रेस बना हुआ था। दोनों के बीच में ये चेंजेस है। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर पे 88 टाइप करना है और उसका सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। तो इसके बाद अब आपको चेक करना है, तो आपको सिंपली माई कंप्यूटर पे जाना है। माई कंप्यूटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा नेटवर्क का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर एक ही कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली रिफ्रेश करना है। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 कंप्यूटर दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 2 कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, तो ये 2 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर में वेबसाइट को ब्लॉक कैसे करें। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम में जो भी कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें फेसबुक ब्लॉक हो जाए, यूट्यूब ब्लॉक हो जाए, या फिर जो भी 18+ वेबसाइट है, अडल्ट वेबसाइट है, वो बेसिकली ब्लॉक हो जाए, ताकि कोई भी यूज़र या फिर जिसे भी हम अपने सिस्टम दे, अपने बच्चे को सिस्टम दे, तो ऐसी वेबसाइट को वो मेरे सिस्टम में एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ पर ब्लॉक कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक कैसे करते हैं और अनब्लॉक कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करना है, तो उसके लिए हम सर्च करते हैं नोटपैड।
जैसे आपको नोटपैड मिल जाएगा उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो जैसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो एक ब्लैंक पेज ओपन होगा नोटपैड का पे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन का, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सी ड्राइव सिलेक्ट करना है। यहाँ से देखिए रहा विंडोज सी ड्राइव, तो इस पे सिलेक्ट करा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा विंडोज का, तो आपको विंडोज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आके आपको सर्च करना है सिस्टम 32। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिस्टम 32 मिल जाएगा। तो आपको एस वाले ऑप्शन में चेक करना है, तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च करना है ड्राइवर का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा ड्राइवर्स का ऑप्शन। तो आपको इसे सिंपली डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको इसके अंदर एक ETC का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अब फिलहाल यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो आपको सिंपली यहाँ नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइल्स है वो आपको दिख जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली होस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप होस्ट फाइल को ओपन करते हैं तब आपको नोटपैड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको एक IP एड्रेस दिखाई देगा 127.0.1। इसको सिंपली आपको कॉपी करना है और यहाँ नीचे आके इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस वेबसाइट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसका URL आपको यहाँ पे सिंपली एंटर करना है। तो चलिए मैं फेसबुक को ब्लॉक करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मैं www.facebook.com एंटर करता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। यहाँ से उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं। तो चलिए हम ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पर हमने टाइप करा facebook.com। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेसबुक है वो चल रहा है फिलहाल के लिए। तो अब आपको क्या करना है, हम फिर वही नोटपैड फाइल पे जाते हैं। ये हम नोटपैड फाइल पे गए। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे सिंपली से सेव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर को क्लोज कर देना है जो आपने ओपन करा था। देखिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा हम इस ब्राउजर को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने डाला facebook.com। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच, यानी इसका मतलब है कि आपने जो है फेसबुक ब्लॉक कर रखा है अपने फायरवॉल में, यानी होस्ट फाइल की मदद से। तो इस तरह आप जितने भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है, ये कॉपी करना है और इसी के नीचे आपको दोबारा ये पेस्ट कर देना। उसके बाद जो भी वेबसाइट आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट आपको ब्लॉक करके दिखाता हूँ www.youtube.com। तो देखिए मैंने YouTube को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर देखिए YouTube का एड्रेस डालिए, ये एक्सेस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक्सेस नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है, इसे अनब्लॉक करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद फाइल को सेव कर दीजिए। उसके बाद जब आप YouTube को एक्सेस करेंगे तो आप देख सकते हैं YouTube एक्सेस हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्ड डिस्क पार्टीशन करना। कई लोग होते हैं जो कंप्यूटर तो यूज़ करते हैं और एक ही ड्राइव उसमें यूज़ हो रहा होता है, सी ड्राइव, उन्हें हार्ड डिस्क पार्टीशन करना नहीं आता। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका एक 512 GB का एक हार्ड डिस्क पड़ा हुआ और आप उसे पार्टीशन करना चाहते हो, मतलब 100 GB का अलग ड्राइव बनाना चाहते हो, यहाँ पर 150 GB का अलग ड्राइव बनाना चाहते हो, बाकी जो बचा हुआ स्पेस है वो आप सी ड्राइव में देना चाहते हो। तो ये सब आप कैसे कर सकते हो, हार्ड डिस्क पार्टीशन कैसे कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो, लाइक करो यार, वीडियो को लाइक तो बनता है, इतना इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ, लाइक तो बनता है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज के नीचे डिस्क मैनेजमेंट का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपने जो हार्ड डिस्क है उसका पार्टीशन आपको दिखाई देगा। ये मेरे में इतने सारे हार्ड डिस्क पार्टीशन इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पार्टीशन कर रखा है। अब आपको उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिसका आप पार्टीशन करना चाहते हैं। जैसे मेरा एक ड्राइव है E, उसको मैं पार्टीशन करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा श्रिंक वॉल्यूम, उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये कुछ 2-3 मिनट का टाइम लेगा श्रिंक होने के लिए। श्रिंक होने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आपको बोलेगा एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, यानी 1000 MB 1 GB के बराबर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने
जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन है उसका साइज डालना है। जैसे ये मैंने 10,000 डाल दिया तो ये 10,000 होगा 10 GB के बराबर। उसके बाद आपको श्रिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप श्रिंक पे क्लिक करते हैं नीचे की साइड आपको एक ब्लैक कलर में अनअलोकेटेड स्पेस दिखाई देगा, जिसका साइज होगा जितना आपने दिया है। जैसे आपने 10 GB दिया तो उससे कुछ कम होगा, ये देखिए ये रहा। उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ड्राइव का लेटर चूज करना है जो आप चूज करना चाहते हैं। ये मैं जेड क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन फिनिश कर देना है आपको। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसका नाम होगा न्यू वॉल्यूम और जो आपने लेटर दिया था जेड, तो देखिए ये रहा। उसके बाद हम अपने माई कंप्यूटर पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा पार्टीशन हुआ या नहीं हुआ। तो हम माई कंप्यूटर पे गए और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक 9.7 GB का जो पार्टीशन है वो पार्ट हो चुका है। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में पार्टीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो भी हमने इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड किया है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, उस सॉफ्टवेयर में वायरस है या नहीं, कोई ऐसे इन्फेक्टेड फाइल तो नहीं जो हमारे सिस्टम को हानि पहुंचा सकता है। जो भी चीज़ आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है उसे स्कैन करना चाहते हो, उसमें कोई वायरस तो नहीं है, तो ये आप कैसे पता कर सकते हो? वेल, ये भी चीज़ आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आपके सिस्टम में कभी भी वायरस आ सकता है। सबसे पहला स्टेप ये है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है वायरस टोटल। सर्च करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट पे एक लिंक दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके इस साइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस साइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक फाइल का, एक URL का और एक सर्च का। तो आपको फाइल पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको एक चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको वो फाइल सिलेक्ट करना है जिस फाइल को आप स्कैन करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल पड़ा हुआ है जिसका नाम मैंने वायरस रखा हुआ है और इसके अंदर वायरस ऑलरेडी डला हुआ है। तो इस फाइल को मैं स्कैन करके दिखाऊंगा आपको। तो ये मैंने सिंपली ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये फाइल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्कैन इट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा, फाइल ऑलरेडी एनालाइज। इसका मतलब ये है कि ये फाइल इससे पहले किसी ने एनालाइज करा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ री एनालाइज पे क्लिक करना है। जैसे आप री एनालाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि वायरस है या नहीं। अगर यहाँ पे रेशो 0 आता है तो इसका मतलब है कि वायरस नहीं है। फिलहाल यहाँ पर रेशो 1 आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसमें वायरस डला हुआ है और यहाँ पर आपको ये वायरस का नाम भी बता देगा। आप देख सकते हैं ट्रोजन डाउनलोडर नाम का एक वायरस है जो कि इस फाइल में डला हुआ है। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी फाइल पे पता लगा सकते हैं कि वायरस है या नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा फाइल स्कैन करके दिखाऊंगा जिसके अंदर वायरस नहीं है। तो उसके लिए आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है। तो आपको सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से वो फाइल सिलेक्ट कर लेना है जिस फाइल को आप स्कैन करना चाहते हैं। तो मैं एक फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है document.zip। इसके अंदर वायरस नहीं है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली स्कैन इट पे क्लिक करना है। स्कैन इट पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज शो होगा, तो आपको यहाँ पे री एनालाइज पे क्लिक करना है। जैसे आप री एनालाइज पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल को स्कैन कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेक्शन रेशियो अगर 0 शो करता है तो इसका मतलब है कि वायरस नहीं है जो आपने फाइल डाउनलोड करी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेक्शन रेशियो जो दिखा रहा है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि जो आपने फाइल डाउनलोड करी है इंटरनेट से उसमें कोई वायरस नहीं है। नेक्स्ट आता है VPN। वेल, अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हो, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो और आपको VPN के बारे में नहीं पता तो भैया आपको कुछ भी नहीं पता। VPN बेसिकली एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो यहाँ पर कई बार आप किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो जो आपके इंडिया में या फिर कह लो आपके कंट्री में ब्लॉक है, तो यहाँ पर आप उस वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो इसके लिए बेसिकली आपको VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है। या फिर आप इंटरनेट की दुनिया में अपनी पहचान को छुपाना चाहते हो, अनोनिमस सर्च करना चाहते हो, आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो, कौन से कंट्री से हो, ये छुपाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको अलग से एक VPN यूज़ करना पड़ता है। अब VPN भी के लिए आपको इंटरनेट पर कई सारे पेड सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनके यूज़ करने के लिए आपको पैसे देना पड़ता है। बट डोंट वरी, यहाँ पर मैं आपको एक ब्राउज़र बताने वाला हूँ जिससे आप सभी लोग भी फेमिलियर हो, जिसका नाम है ओपेरा।
जी हाँ, ओपेरा सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आप एक ओपेरा का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको बिल्ट इन फ्री वीपीएन देखने को मिलता है। जी हाँ, सिंपल से आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है ओपेरा फ्री वीपीएन, वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो भी ओपेरा ब्राउजर होगा। उसे सिंपली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सेटिंग में चले लीजिए और वहाँ पर सिंपल सा जो वीपीएन है उसे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके सिस्टम जो ब्राउज़र है वहाँ पर आपको वीपीएन देखने को मिल जाएगा ओपेरा ब्राउज़र में। और जब भी आपको यहाँ पर वीपीएन यूज़ करना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करना है, अपने नेटवर्क को या फिर कह लो अपने आईपी एड्रेस को बदलना है, चेंज करना है, आप अनोनिमस सर्च करना चाहते हो इंटरनेट में, तो आप यहाँ पर इस ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें। कई लोगों को पता नहीं रहता कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमें ज़रूरी सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कहाँ से करें। जहाँ से भी डाउनलोड करें वो सेफ होना चाहिए, वरना वायरस आ जाता है अपने सिस्टम में। आपको पता होगा कई बार आप ऐसी वेबसाइट से क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो और ऐसे में आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई ऐसा सेफ वेबसाइट होना चाहिए जहाँ से आपके सिस्टम के लिए यानी कंप्यूटर के लिए जितने भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो आपको ईजिली मिल जाए, फ्री में डाउनलोड कर सके। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है filehippo.com। सिंपली आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो। जितने भी यहाँ पर विंडोज़ रिलेटेड या फिर कह लो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड जितने भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएंगे। डायरेक्टली यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो और ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर भी है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के तो बहुत से तरीके हैं। ये एक वेबसाइट थी जो पर्सनली मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट तो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स, मेरा कोर्स। ये पर्सनली मुझे लगा कि यार ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो लोगों को पता होनी चाहिए, इनका सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंबाइन एक लॉन्ग वीडियो बना दे ताकि लोगों को मदद मिल सके। और जो लोग भी सीखना चाहते हैं, जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो भैया मैंने बना दिया है। अब आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना है, जो भी सवाल है नीचे एक कमेंट करना है, वीडियो कैसा लगा, कुछ भी सवाल हो एक कमेंट जरूर करना है एंड शेयर कर देना है इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में, जहाँ पे भी, या फिर जितने भी आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव है जो भी कंप्यूटर की पढ़ाई करें उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। शायद उनको भी मदद मिल जाए, वो भी नॉलेज ले ले। और बस मुझे सोशल मीडिया पे जाके जरूर फॉलो कर लेना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में, वहाँ पे भी जाके आप मुझसे चैट कर सकते, सवाल पूछ सकते हो। और बस मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।